Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. We are discussing the chapter sequences and progression. Yesterday we covered the sequences. Today we are going to cover about the progressions. In progressions, today we cover arithmetic progression. Today we cover arithmetic progression. अब arithmetic progression को समझने से पहले मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको. स्टेज 1 है. स्टेज 1 के अंदर आपके पास क्या है, ये एक बॉक्स है. दिस इज द स्टेज 1. ठीक है. स्टेज 2 है. स्टेज 2 के अंदर एक बॉक्स है एंड देन उसके अलावा यहाँ पर वन बॉक्स, 4 कॉर्नर के साथ मैंने क्या किया, 4 आउटर कॉर्नर्स के साथ मैंने 4 बॉक्सेस को और अटैच कर दिया. दिस इज द स्टेज 2. राइट, दिस इज स्टेज 2. नाउ अगर स्टेज 3 की बात करते हैं तो स्टेज 3 है. ठीक है. स्टेज 2 जो था जिसमें मैंने आउटर कॉर्नर पर बॉक्सेस को अरेंज किया था, अब फिर से मैंने क्या किया, बॉक्स के आउटर कॉर्नर पर एक और बॉक्स अटैच कर दिया. 4 कॉर्नर्स हैं स्क्वायर के, और स्क्वायर के बॉक्सेस के साथ, आउटर कॉर्नर के बॉक्सेस के साथ हमने फिर से एक बॉक्स जो है वो और अटैच कर दिया. अब इसमें अगर हम नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करें तो स्टेज 1 में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 1 है. स्टेज 2 के अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स हो गए. स्टेज 3 की अगर हम काउंट करें तो स्टेज 3 में मेरे नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए, 5 हो गए. एंड सो ऑन दे आर इंक्रीजिंग. इसी तरीके से ये क्या कर रहे हैं, स्टेजेस में नंबर ऑफ स्टेजेस जैसे जैसे इंक्रीज कर रही हैं वैसे वैसे वो इंक्रीज कर. अब आप सीक्वेंस देखोगे तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या आया, 1 5 9. नेक्स्ट स्टेज पे देखोगे तो आपके पास कितने स्क्वायर्स हो जाएंगे, 13 स्क्वायर्स हो जाएंगे. सो अब इस एंड सो ऑन दिस सीक्वेंस इज कंटिन्यूइंग. अब इस सीक्वेंस में एक चीज आपने कॉमन नोटिस की होगी कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब होता है जो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है. मींस 1 के बाद उसके साथ ही क्या है, 5 है. 5 से नेक्स्ट टर्म क्या है, 9 है. तो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है. ठीक है. सो दिस, जब कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, दैट इज 4. ये क्या है मेरे पास, कांस्टेंट डिफरेंस है. ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो है वो क्या हो, कांस्टेंट हो. द सीक्वेंस इन विच द difference between the two consecutive terms is constant, that is known as arithmetic progression. उसको क्या कहा जाता है, arithmetic progression कहा जाता है. Now इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है AP. ठीक है, अर्थमेटिक का A, प्रोग्रेशन का P. फिर से रिपीट कर रही हूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है, वो सीरीज या वो सीक्वेंस जिसके अंदर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो है वो थ्रू आउट द सीक्वेंस हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो. दैट इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अब यहां पर अगर मैं कहूं कि आपको स्टेज 15 के अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे. देखो, एक जनरल फॉर्मूला जो ऐसे हमने कल निकाला था वही लिखते हैं. तो Tn मेरा क्या आएगा, स्टेज 1 में हमारे पास क्या है, 1 है. ठीक है, 1 स्क्वायर है तो 1 में ऐड होगा. क्या ऐड होगा, स्टेज 2 में देखें तो हमने कितना ऐड किया, 4 ऐड किया. सो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि हमारा डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, 4 स्क्वायर्स का आ रहा है. यहां पर बीच में क्या आएगा, स्टेज 2. अब स्टेज 2 से ये क्या होगा, nth स्टेज यानी कि 2 लगा लो, -1. तो ये क्या हो गया, 1 हो गया. 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4 प्लस 1 इज 5. ठीक है. अब स्टेज 3 में निकालेंगे तो 3 - 1 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 4. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8 प्लस 1 इज 9.
इन दिस वे यू कैन फाइंड। अब स्टेज 15 पे निकालना है तो टर्म 15 पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 15 minus 1 multiply by 4. So this comes out to be 1 plus 14 multiply by 4. This is equal to। अब इसी क्वेश्चन में मैं कहती हूं कि स्टेज 20 के अंदर आपको कैलकुलेट करनी है कि कितने स्क्वायर्स होंगे। सो स्टेज 20 पे कैलकुलेट करना है तो T20 दैट कम्स आउट टू बी 1 प्लस 20 minus 1 multiply by 4. So this comes out to be 1 plus 19 multiply by 4. 19 fours are 76. 76 plus 1 is 77. So number of squares जो आएंगे स्टेज नंबर 15 पे they are 77. In this way you can find the solution. ठीक है, आप अर्थमेटिक तो यहां से अब एक फॉर्मूला क्या डिराइव होके आया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम nth टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। nth टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। कैसे, देखो फर्स्ट स्टेज a क्या है, जो फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी a है, जैसे यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। सेकेंड स्टेज क्या हो गया, सेकेंड टर्म क्या हो गई a प्लस d। a क्या है फर्स्ट टर्म प्लस d इज द कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म देखोगे तो सेकेंड टर्म क्या हो गई a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, थर्ड टर्म क्या हो गई a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय d and this sequence is continuing. a is the first term of the sequence, a is the first term of the sequence, d is the common difference or you can say constant difference। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या आएगा constant difference ही आएगा, so d can be written as constant difference। n is the number of stage, जिस भी स्टेज पर आपको कैलकुलेट करना है। तो AP का फॉर्मूला जो आता है nth स्टेज पर कैलकुलेट करने का वो आता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। वेरीफाई दैट द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर AP एंड राइट देयर nth टर्म। फॉलोइंग सीक्वेंसेस जो हैं वो क्या है AP है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और आपको फाइंड करनी है nth टर्म भी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में आपको सीरीज दे रखी, सीक्वेंस दे रखा है 2, 5, 8 एंड 11। ठीक है, एंड दिस सीक्वेंस इज कॉन्टिन्यूइंग। सो अगर मैं देखूं तो 2 और 5 इन दोनों के बीच में डिफरेंस मेरा कितना है 3 का डिफरेंस है। यहां मैं लिखती हूं, यहां लिखते हैं हम डिफरेंस। सो डिफरेंस बिटवीन T2 minus T1 that is 5 minus 2 it comes out to be 3. Now T3 minus T2 that is 8 minus 5 that also comes to be 3. Next is T4 minus T3 यानी कि 11 minus 8 that is also coming out to be 3। यानी कि डिफरेंस जो आ रहा है मेरा वो क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है। इट मींस दैट इट इज एन एपी सीरीज, इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। एपी में हमारे पास यही था 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा कांस्टेंट होगा। साथ में अब कहा गया है आपको क्या लिखनी है nth टर्म लिखनी है। nth टर्म के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने पहले भी स्टडी किया था, दैट इज Tn इज इक्वल टू a प्लस विद इन ब्रैकेट n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। सो यहां पर Tn का फॉर्मूला क्या आएगा, a क्या होता है बिल्कुल फर्स्ट टर्म, जो है फर्स्ट टर्म क्या है 2 है तो 2 प्लस n माइनस 1 multiply by d, so this is multiply by 3, so this comes out to be 2 plus 3n minus 3, so answer comes out to be 3n minus 1. This is the nth term, that is Tn in part 1. Now moving to the part 2. So part 2 is minus 5 minus 1 3 7 and this series is continuing. Difference calculate करते हैं। So this is minus 1, T2 is minus 1, T1 is minus 5, so minus of minus 5, so the difference comes out to be 4. Now T3 is 3 minus second term is minus 1, so this difference is also coming out to be 4. Now T4 minus T3 that is 7
-3, दिस डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी 4. सो द डिफरेंस जो आ रहा है वो मेरा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है. इट मींस इट इज एन एपी. ये भी क्या है, एक एपी है. अब nth टर्म फाइंड आउट करनी है, तो tn दैट इज फर्स्ट टर्म इज -5. यू कैन राइट द फॉर्मूला फर्स्ट. आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, tn is equal to a plus n minus 1 multiply by d. Then you can write a is equal to -5 plus n minus 1 multiply by d. d कितना है, 4 है. So write it 4 minus 5 plus 4n minus 4. So this comes out to be 4n minus 9. So the answer is nth term of the sequence is tn is equal to 4n minus 9. In this way you can find the solution. Now moving to the part third. Part third is given in the rational form, that is 1 by 2, 5 by 2, 9 by 2, 13 by 2, and this sequence is continuing. So this is like that. Difference is t2 is 5 by 2 minus t1 is 1 by 2. So the difference comes out to be 4 by 2, that is equivalent to 2, right? T3 is 9 by 2 minus T2 is 5 by 2. So this difference is also coming out to be 4 by 2, equivalent to 2. Now T4 is 13 by 2 minus 9 by 2. This difference is also coming out to be 4 by 2. So the difference is 2 again. So it is an AP. ये भी क्या है, आपकी एक AP की सीरीज है. अब nth टर्म फाइंड आउट करनी है. So tn is equal to first term, that is equal to 1 by 2 plus n minus 1, and the difference is 2. So this is 2. So this is 1 by 2 plus 2n minus 2. So 2n. अब देखो यहां पर ये नंबर जो है ये आपका क्या है, सिंपल एक नेचुरल नंबर है, और ये आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में है. सो यू कैन राइट इट एज 2 minus 1 by 2. सॉल्व करेंगे इसको. सो दिस कम्स आउट टू बी 2n minus 3 by 2. दिस इज tn. This is tn. In this way you can find the nth term in part 3. Now moving to the part 4. अब part 4 देखते हैं. part 4 में दे रखी है first term 1.5, second term 3.5, fourth term 5.5, fifth term 7.5 and so on. देखने से तो लग रहा है कि ये भी AP है, बट देखने से काम नहीं चलता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा. पहले आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे और ये वेरीफाई करोगे कि ये सीक्वेंस एक AP सीक्वेंस है. सो T2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, दैट इज 3.5 minus T1 is 1.5. So the difference comes out to be 2. T3 is 5.5 minus T2 is 3.5. So this difference is also coming out to be 2. Now T4 is 7.5 minus T3 is 5.5. This difference is also coming out to be 2. So the difference is constant, therefore it is an AP series. You can write in the same order what I am saying, that the difference is coming out to be constant, that is equal to 2. Therefore the given series is an AP. यहाँ पर मैंने short form में लिखा है कि it is an AP. Now अब we have to find the Tn. Tn is the first term, that is 1.5 plus n minus 1 multiplied by difference, that is 2. So this is 1.5 plus 2n minus 2. This comes out to Tn comes out to be 2n minus 0.5. This is Tn for the part number 4. These all questions are given in the Ganit Manjari book examples, right? But these examples are unsolved examples. Now moving to the next portion. अब हमने कैलकुलेट तो कर लिया कि हम AP के अंदर nth टर्म को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है. फॉर्मूला था ये वाला. अब अगर मुझे सम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा सीक्वेंस लेती हूं कि मेरे पास नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है, दैट इज एस से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द सम. हमें क्या कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना. फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का. सो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर 1 plus
2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 एंड प्लस 10, राइट? दीज आर द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. इनका हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट. अब एक मजे की बात यह है कि अगर मैं इसी s को रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं, ठीक है, सम में तो कोई चेंज आएगा नहीं, बट रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, राइट? तो अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की. इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया तो हर एक टर्म का जो सम आ रहा है, जैसे 1 प्लस 10 दैट इज 11, 2 प्लस 9 दैट इज ऑल्सो 11, 3 प्लस 8 दैट इज ऑल्सो 11, 4 प्लस 7 इज ऑल्सो 11, 5 प्लस 6 इज ऑल्सो 11 एंड सो ऑन. हर एक टर्म का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 11 आ रहा है. सो मैं क्या करती हूं, इन दोनों को ऐड कर देती हूँ. जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा? 2s इज इक्वल टू 11 प्लस 11 प्लस 11 एंड दिस टर्म इज कंटिन्यूइंग टिल हियर. यानी कि टोटल टर्म्स मेरे पास इस सीक्वेंस के अंदर कितनी थी? 10 थी. तो 11 को मैंने कितनी बार ऐड कर दिया? 10 टाइम्स ऐड कर दिया. सो 11 को जब मैं 10 टाइम्स ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या होता है? 11 10 जा 110. तो 2s की वैल्यू आ गई 110. s की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 110 डिवाइडेड बाय 2. इसका मतलब ये आ गई मेरे पास 55 वैल्यू, ठीक है. बट क्या चीज आई अब आपके पास? यहां से फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ? यहां से फॉर्मूला आता है कि अगर मुझे एपी सीरीज का सम निकालना है या फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का मुझे सम निकालना है तो s जो है वो क्या होगा? देखो यहां कितनी टर्म्स थी? 10 थी. और एक इंडिविजुअल टर्म का सम जो है वो कितना बन रहा था मेरा? n प्लस 1. 10 थी तो सम बना मेरे पास 11, ठीक है. अगर तो सम बन गया मेरे पास कितना? n प्लस 1. नाउ ये टर्म्स जो थी वो कितनी थी? n थी. तो 11 को मैंने कितने टाइम्स ऐड किया? 10 टाइम्स ऐड किया. और यू कैन से 11 मल्टीप्लाई बाय the number of terms, that is 10. So n plus 1 multiply by n divided by 2. सम क्या आ गया मेरे पास? n नेचुरल नंबर्स का. इस फॉर्मूले से मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ s इज इक्वल टू n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय 2. अब मैं कहती हूं आपको कैलकुलेट करना है s20. क्या है s20? अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहां पर क्या हो जाएगा? 21 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 2. सो द आंसर कम्स आउट टू बी 210. ऐड करके देखना, 20 नंबर्स लेना, 20 नंबर्स को आप ऐड करोगे तो आपके पास सम जो आएगा वो कितना आएगा? 210 आएगा. अब सेकंड थिंग, अगर मैं कहती हूं कि आपको कैलकुलेट करना है s50 तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूले में पुट कर दो n की जगह 50. दैट कम्स आउट टू बी 51 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 2, राइट? तो 51 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 2. सो दैट कम्स आउट टू बी 51050 divided by 2. This comes out to be 525. Sum of first 50 natural numbers is 525. In this way, you can find out the sum of the sequence. Now, moving to the exercise, these are the two formulas. First formula is this. Second formula is this. On the basis of these two formulas, we are going to solve the exercise of Ganit Manjari, that is exercise 8.2. So, the very first question of exercise 8.2 is find the 10th and 26th term. आपको कौन सी फाइंड आउट करनी है? 10th टर्म फाइंड आउट करनी है और 26th टर्म फाइंड आउट करनी है ऑफ द एपी 3, 8, 13 एंड 18. आपको एपी एक सीरीज दी हुई है. सीरीज क्या है? 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन. ठीक है. अब आपको 10th और 26th टर्म जो है वो कैलकुलेट करनी है. सो एपी के लिए आपके पास क्या होता है फॉर्मूला? nth टर्म का tn इज इक्वल टू a प्लस
n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, d कैलकुलेट करने के लिए जहां पर a क्या है, आपकी फर्स्ट टर्म है, सो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया फ्रॉम द सीरीज। d की वैल्यू निकालते हैं, तो d की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर लो, t2 माइनस t1 कर लो, दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 3, सो दैट कम्स आउट टू बी 5। वो कितना आ गया, 5 आ गया। नाउ अब tn के अंदर अगर हम पुट करेंगे तो मेरे पास tn जो है वो क्या बन जाएगा, 3 प्लस n माइनस 1 multiply by d, that is 5. So it means this comes out to be 3 plus 5n minus 5. So the answer is 5n minus 2. This is the nth term, tn. tn कितना आ गया आपका, 5n minus 2। अब आपको फाइंड आउट करना है टेंथ टर्म। टेंथ टर्म फाइंड आउट करना है, पुट द वैल्यू n इज इक्वल टू 10। 10 पुट करोगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 2, दैट कम्स आउट टू बी 48। तो टेंथ टर्म जो होगी वो किसके इक्वल होगी, 48 के इक्वल होगी। नाउ t26 फाइंड आउट करना है, तो t26 5 मल्टीप्लाई बाय 26 माइनस 2, 26 5 is 130 minus 2, that comes out to be 128. So 10th term of the given AP series is 48 and 26th term of the given AP series is 128. Now moving to the question number 2. Question number 2 is which term of the AP? AP आपको क्या दे रखी है, 21. AP given is 21, 18, 15 and so on. आपको फाइंड आउट करना है कि विच टर्म ऑफ एपी इज माइनस 81। माइनस 81 जो है एपी की कौन सी टर्म होगी। एपी की टर्म फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टीएन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो यहाँ पर टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। जब आप पेपर के अंदर करके आएंगे तो वहां क्लियरली मेंशन करेंगे ये ए जो है वो क्या स्पेसिफाई करता है, डी जो है वो क्या स्पेसिफाई करता है, एन जो है वो क्या स्पेसिफाई करता है और टी एन जो है वो क्या स्पेसिफाई करता है। अब यहाँ पर डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। सो T2 की वैल्यू कितनी है, 18 है और T1 की वैल्यू कितनी है, 21 है। सो द डिफरेंस कम्स आउट टू बी -3। डिफरेंस कितना आ गया, -3 आ गया। और ए की वैल्यू जो थी मेरे पास वो सीक्वेंस में क्या थी, फर्स्ट टर्म की, दैट इज 21। ठीक है, सो टी एन की वैल्यू जब हम निकालेंगे ये वैल्यूज पुट करके, सो वो आएगी 21 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -3। सो दिस इज 21 माइनस 3n प्लस 3, सो दिस कम्स आउट टू बी 24 माइनस 3n। दिस इज द tn, ये आ गया tn। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में कि -81 जो है वो कौन सी टर्म है, यानी कि आपको n की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी। tn जो है वो कितना दे रखा है, -81 दे रखा है। सो दिस इज इक्वल टू -81 इज इक्वल टू 24 माइनस 3n। सो दिस -81 माइनस 24 इज इक्वल टू -3n। दिस कम्स आउट टू बी -105 इज इक्वल टू -3n। दोनों साइड नेगेटिव साइन है तो साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट। सो दिस 105 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n। सो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है, 35। इट मींस -81 जो है दैट इज द 35th टर्म। वो आपकी कौन सी टर्म है, 35th टर्म है किसकी, गिवन एपी सीक्वेंस की। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकंड पार्ट में वो कहता है ऑल्सो जीरो इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। क्या जीरो जो है वो इस एपी का जो है वो टर्म है या नहीं है। तो एपी के टर्म के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। टीएन की जगह मैं क्या रखूंगी, जीरो रखूंगी। दिस जीरो इज इक्वल टू 24 माइनस 3n। सो दिस इज -24। जीरो में से अगर 24 को माइनस करूंगी तो वो -24 ही आएगा। नेगेटिव से नेगेटिव साइन अगेन कैंसिल आउट। 24 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n। सो फ्रॉम हियर 8 3s are 24, n comes out to be 8। यानी जीरो जो है वो इस एपी की टर्म है। कौन सी टर्म है, दैट इज द 8th टर्म ऑफ द गिवन एपी सीरीज। तो रीजन इज एज n is a natural number,
Therefore 0 is a term of the given AP series and 0 is the 8th term of the sequence. आप -3 करके करते जाओ कैलकुलेट, 0 उसके अंदर डेफिनेटली आएगा. Now moving to the question number 3 of the exercise. Question number 3 is find the nth term of the AP. AP हमें given है. AP क्या है हमारे पास? AP है 11, 8, 5, 2 and so on. This series is continuing. ठीक है, ये सीरीज जो है वो इस तरीके से कंटिन्यू कर रही है और ये AP जो है ये हमें क्वेश्चन में दिया हो. हमें क्या फाइंड आउट करना है? nth टर्म फाइंड आउट करनी है. तो nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d. a क्या है मेरे पास? 11 है. d जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? d इज इक्वल टू t2 माइनस t1 और t3 माइनस किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को आप क्या कर लो? माइनस कर लो. So this comes out to be 8 minus 11. So the answer is -3. ठीक है, d की जगह मैं पुट करती हूँ -3. So this is n-1 multiplied by -3. So this comes out to be 11 minus 3n plus 3. So 11 plus 3 is 14 minus 3n. So this is the nth term, that is 14 minus 3n. अब वो कह रहा है कि राइट द रिकर्सिव रूल फॉर दिस एपी. इस एपी के लिए रिकर्सिव रूल लिखना है. अब रिकर्सिव रूल लिखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? रिकर्सिव रूल पता होना चाहिए. रिकर्सिव रूल हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था, यस्टरडे लेक्चर में. उसमें क्या था कि जब आपको कोई nth टर्म निकालनी है तो उसका रिलेशन आपको किसके साथ देखना है? उससे प्रीवियस वाली टर्म यानी कि n-1 टर्म के साथ देखना है. अब यहां पर मेरे पास देखो फर्स्ट टर्म क्या है? t1 इज इक्वल टू 11, t2 इज इक्वल टू 8, t3 इज इक्वल टू 5 एंड t4 गिवन इज इक्वल टू 2. ये है. अब t2 मेरे पास कैसे आएगी? 8 कैसे आया? t2 इज इक्वल टू t1. 11 में से अगर मैं कॉमन डिफरेंस उसको प्लस कर दूं, सो दिस कम्स आउट टू बी t1 प्लस d. यही होगा. डिफरेंस मेरे पास कितना आ रहा है? -3 आ रहा है. सो दिस कम्स आउट टू बी t1 -3. हो गया. t3 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो कैसे होगी? t2 प्लस d. दैट कम्स आउट टू बी यानी कि t2 -3. t4 निकालना है तो t4 is also coming out to be t3 minus t3 plus d, that is equal to t3 minus 3. This is the recursive rule. ये क्या है? recursive rule है. t5 की वैल्यू मुझे निकालनी होगी तो t5 क्या बन गया मेरे पास? t4 minus 3. अगर यही चीज मैं nth टर्म के लिए लिखती हूं तो nth टर्म के लिए क्या हो जाएगा? tn plus 1 is equal to tn minus 3. This is the recursive rule. ये क्या आया मेरे पास? recursive rule आया for the given AP series. ठीक है. Now moving to the question number 4 of the exercise. An AP consists of 50 terms. AP के अंदर कितनी टर्म्स हैं? 50 टर्म्स हैं. In which third term is 12. जो थर्ड टर्म है वो क्या है? 12 है. एंड द लास्ट टर्म इज 106. लास्ट टर्म कौन सी हुई? जो 50th टर्म हुई वो कितनी है? 106 है. फाइंड द 29th टर्म. आपको क्या फाइंड आउट करना है? 29th टर्म फाइंड आउट करनी. अब देखो आपको क्या दे रखा है? जो t3 है दैट इज इक्वल टू 12 एंड t50 जो है वो आपको गिवन है वो कितना है? 106 है. अब एपी के अंदर मैंने जो फॉर्मूला बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में जहां से हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें फर्स्ट टर्म क्या थी? ए थी. सेकंड टर्म क्या होती है? ए प्लस डी होती है. थर्ड टर्म क्या होती है? ए प्लस 2d होती है. ठीक है. टी एन का अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखती हूं तो टी एन का जनरल फॉर्मूला मेरे पास क्या आता है? ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय डी. यही आता है. थर्ड टर्म यानी t3 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है? 12 दे रखी है यानी कि n की वैल्यू क्या है? 3 है. सो दिस इज 12
is equal to a plus 3 minus 1 is 2d. This is equation number 1. ठीक है. Now T50 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है? 106 दे रखी है. So put n is equal to 50. So this comes out to be 106 is equal to a plus 49d. This is equation number 2. अब मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक है a, एक है d, और मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. अब इससे मैं दो वेरिएबल्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकती हूँ, तो निकालते हैं. जब मैं माइनस करूंगी सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा. सो a से a यहां पर क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया. -49 प्लस 2 दिस कम्स आउट टू बी -47d. अब 106 में से अगर मैं 12 को माइनस करती हूं तो मेरे पास आंसर यहां पर कितना आता है? 94. नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट. सो d की वैल्यू जो आती है दैट कम्स आउट टू बी 94 डिवाइडेड बाय 47. 47 की टेबल में 94 जो है वो कहां पर आएगा? 2 पर आएगा मेरे पास. तो d की वैल्यू आ गई मेरे पास 2. अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करेंगे. मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की. सो दिस कम्स आउट टू बी 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2. सो दिस कम्स आउट टू बी 12 इज इक्वल टू a प्लस 4. फ्रॉम हियर a की वैल्यू जो आती है दैट इज 12 माइनस 4. दिस कम्स आउट टू बी 8. आ गया. a की वैल्यू मुझे पता चल गई, d की वैल्यू मुझे पता चल गई. फाइंड द 29th टर्म. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? 29th टर्म फाइंड आउट करनी है. सो T29 इज इक्वल टू पुट इन दिस फॉर्मूला a इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 29 एंड पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d. a की वैल्यू कितनी है? 8 है. प्लस 29 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2. सो दिस कम्स आउट टू बी 8 प्लस 28 multiply by 2. So this is 8 plus 56. 56 में जब आप 8 ऐड करोगे तो आंसर comes out to be 64. So 29th term जो आएगी that is 64. In this way you can find the solution of the question. Now moving to the next question, that is question number 5. How many two-digit numbers are divisible by 3? 3 से कितने नंबर्स टू डिजिट के नंबर्स हैं जो डिविजिबल हैं? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज टू डिजिट नंबर्स? इन सभी नंबर्स का सम क्या होगा? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं. सो फॉर एपी क्या बनेगी इसके अंदर? देखो, फर्स्ट टू डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 3 इज 12. 10 डिविजिबल नहीं है, 11 डिविजिबल नहीं है, 12 है. ठीक है. 12 के बाद नेक्स्ट नंबर इज 15, नेक्स्ट इज 18 एंड दिस सीरीज कंटिन्यू. कब तक? लास्ट टू डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल है दैट इज 99. वो कितना आ गया मेरे पास? 99 आ गया. अब देखो tn जो है मेरे पास उसकी वैल्यू जो आती है वो क्या आती है? a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d. लास्ट टर्म मुझे पता है दैट इज क्या है? 99 है, पर कौन से नंबर पे लाई करती है वो मुझे नहीं पता. तो यानी कि मुझे n की वैल्यू नहीं पता. स्टार्टिंग a की वैल्यू जो गिवन है सीरीज के अकॉर्डिंग जो आई है दैट इज 12 और डिफरेंस d जो आएगा दैट इज 18 माइनस 15 कर लो या कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर कर लो तो वो आ जाएगा 3. बट लास्ट डिजिट जो है या लास्ट टर्म जो है एपी सीरीज की वो मुझे पता है कितनी है? 99 है. तो tn की जगह मैंने रखा 99, a की जगह मैंने रखा 12 प्लस n माइनस 1 ये मुझे नहीं पता मल्टीप्लाई बाय 3. सो दिस इज 99 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1. सो दिस कम्स आउट टू बी 87 डिवाइडेड बाय 3. दिस इज इक्वल टू n माइनस 1. जब 87 को मैं 3 से डिवाइड करती हूं तो मेरे पास n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आती है? 29. सो फ्रॉम हियर n की वैल्यू जो आई वो कितनी आई मेरे पास? 30. यानी कि ये कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं? 30 नंबर्स हैं. अब इन सभी 30 नंबर्स का आपको क्या करना है? सम फाइंड आउट करना है. सम के लिए मैडम आपने तो फॉर्मूला बताया था s इज इक्वल टू
n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। बट क्या वो फॉर्मूला यहां पर एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। सो यहां पर एक और फॉर्मूला मैं बताती हूं सम का, दैट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस n। अब ये गिवन सीरीज जो है या गिवन एपी जो है दैट इज अ फाइनाइट सीक्वेंस। ये क्या है? फाइनाइट सीक्वेंस है जिसमें मुझे फर्स्ट टर्म पता है दैट इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 99। सो हियर L रिप्रेजेंट्स द लास्ट टर्म। L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। N की वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट कर ली, दैट इज 30। तो 30 डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म इज 12 and the last term is 99. So this is 15 multiply by 99 में अगर मैं 12 प्लस करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 111। यही आएगा, ठीक है। अब 111 को जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करती हूं, so this comes out to be 555 and here it is 111, so this is 5661. So the sum of these 30 numbers is coming out to be 1665. So इस तरीके से आप क्या करेंगे? सम को फाइंड आउट करेंगे। Now moving to the question number 6. Question number 6 is Harish started work at an annual salary of 5 lakh. Annual salary जो थी उसकी स्टार्टिंग एनुअल सैलरी कितनी थी? एनुअल सैलरी इज रुपीज 5 lakh and received an increment। ये क्या थी? स्टार्टिंग एनुअल सैलरी, यानी कि सीरीज जो है वो कहां से स्टार्ट हुई? 5 लाख रुपीज से स्टार्ट हुई। एनुअल इंक्रीमेंट जो उसको मिलता था हर साल वो कितना मिलता था? 20,000 रुपीज का। एनुअल इंक्रीमेंट इज इक्वल टू रुपीज 20,000। नाउ आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल के बाद उसकी इनकम जो है वो कितनी हो जाएगी? 7 लाख रुपीज हो जाएगी। यानी हमें पता लगाना है कि कब उसकी इनकम जो है, कितने सालों के बाद उसकी इनकम जो है वो 7 लाख रुपीज होगी। यानी कि फाइनल जो इनकम हमें फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है कितनी है उसकी? 7 लाख रुपीज है और कितने ईयर्स के अंदर है। सो यहां पर मेरे पास फाइनल टर्म जो बनी सीरीज में दैट इज 7 लाख रुपीज। सो TNAP जो है, एपी का ही फॉर्मूला क्यों लगेगा? क्योंकि हर साल जो है उसको एक फिक्स इंक्रीमेंट मिलता है दैट इज 20,000 रुपीज, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। तो हर साल का जो कॉमन डिफरेंस है उसकी एनुअल सैलरी के अंदर वो क्या है? एक कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू 20,000। सो एनुअल इंक्रीमेंट जो बन गया मेरे पास वो बन गया डी। स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी? दैट इज इक्वल टू रुपीज 5 लाख, ठीक है। तो TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D। फाइनल जो टर्म है वो कितनी है? 7 लाख है। तो 7 लाख इज इक्वल टू स्टार्टिंग कितनी है? 5 लाख है। सो पुट द वैल्यू 5 लाख प्लस N माइनस 1 एंड D की वैल्यू कितनी है? 20,000 है। सो 7 लाख माइनस 5 लाख, 7 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू N माइनस 1 multiplied by 20,000. This comes out to be 2 lakh divided by 20,000 is equal to N minus 1. 0 0 0 0 0 0 से कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 20 कैंसिल करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 10. सो N minus 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 10 आ गई। N minus 1 is equal to 10. N की वैल्यू कितनी होगी? 11. 11 क्या आया? नंबर ऑफ ईयर्स आए जिसके बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाती है? 7 लाख। सो 11 ईयर्स के बाद हरीश गॉट अ सैलरी ऑफ रुपीज 7 लाख. In this way you can find the solution of the question. Now moving to the last question of the exercise, that is question number 7. A child arranges the marble in a row. एक चाइल्ड जो है वो मार्बल को अरेंज करता है रो के अंदर.
so that the first row has 1 marble. फर्स्ट रो के अंदर कितना है? 1 मार्बल है. सेकेंड रो के अंदर 2 मार्बल्स हैं. 3 रो के अंदर 3 मार्बल्स हैं, एंड सो ऑन. यानी कि फोर्थ रो में 4 मार्बल हो गए, फिफ्थ रो में 5 मार्बल्स हो गए, एंड सो ऑन अप टू द 25th रो. यानी कि 25th रो तक उसने अरेंज किया. नाउ हाउ मेनी मार्बल्स डज द चाइल्ड यूजेस इन ऑल? चाइल्ड ने टोटल कितने मार्बल यूज किए इस अरेंजमेंट में? अगर आप देखोगे तो ये क्या बन गई आपके पास? एक एपी सीरीज बन गई. एपी सीरीज बन गई तो एपी सीरीज की फर्स्ट टर्म कैसे आई मेरे पास? 1 आ गई, और डी मुझे निकालना है तो डी कितना आ गया? 2 - 1, दैट कम्स आउट टू बी 1. ठीक है, ये बन गया मेरे पास एपी सीरीज. अब मेरे को टोटल निकालने हैं कि उसने कितने मार्बल यूज किए. तो सम निकालने का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? n मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइडेड बाय 2. टोटल रोज कितनी थी? 25 थी, तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई? 25 हो गई. 25 मल्टीप्लाई बाय 26 डिवाइडेड बाय 2. 25 को जब मैं 26 से मल्टीप्लाई करूंगी, सो कॉमन सी चीज है, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. हमें पता है 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625. ठीक है, एक नंबर यहाँ एक्स्ट्रा है तो 25 और ऐड कर देते हैं, तो ये मेरे पास कितना आ गया? 650. 650 divided by 2, so this comes out to be 325. So total marble used, आपसे पूछा गया है how many marbles does the child uses in all? So child uses number of marbles child uses in all is equal to 325. In this way you can find the solution of the question. So सम के हमने इस एक्सरसाइज के अंदर दो फॉर्मुलेज यूज किए. वन इज s इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइडेड बाय 2. ये फॉर्मूला यूज करते हैं जब आपके पास क्या हो? कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस हो. ठीक है, जब आपके पास कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस नहीं है तो उस केस में हम फॉर्मूला यूज करते हैं s इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 a प्लस l. जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी हो और आपको सम फाइंड आउट करना हो. ये दो फॉर्मुलेज हमने सम के लिए यूज किए, और nth टर्म के लिए tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d. सो ये तीन फॉर्मुलेज पर बेस थी हमारी आज की पूरी एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 8.2. Still, if you are facing any difficulty in any of the question, you can post your query in the comment box. Try to solve more and more questions based on today's topic. Tomorrow I will meet you with a new topic. Till then, please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.